और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। शोपियां एनकाउंटर में 2 फौजी जवान संतोष यादव और रोमित चौहान शहीद हो गए हैं, वहीं एक मिलिटेंट हलाक कर दिया गया। मिलिटेंट का ताल्लुक पुलवामा के काकापुरा से है। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त कयूम डार के तौर पर की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या वहां पर सूरत हाल? जी हिना, मैं आपको पहले तफसील से बताना चाहता हूं कि आज सुबह 6 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस को फर्स्ट RR 178 बटालियन CRPF और SOG को एक मुसद्दिका इतला मिली थी कि तेर मर्ग नामी गांव जो कि शुपियान के जैनपुरा इलाके में पड़ता है, वहां पे कुछ मिलिटेंट है, उन्होंने पनाह ली है एक रिहायशी घर में। तो जैसे ही वहां पे कॉर्डन ऑफ किया गया था, तो जब घर घर तलाशी शुरू की गई थी, उस दौरान जब फौज के जवान आगे बढ़े तो वहां पे जो मिलिटेंट है वो बाहर निकल आए और वहां से निकलने की कोशिश की गई। तो उस दौरान पहले ही झड़प में जो है एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और उसके बाद ये जो मुठभेड़ करीब 3-4 घंटे तक ये मुठभेड़ जारी थी। तो उस मुठभेड़ में जो बताया जा रहा था एक और मिलिटेंट वहां पे छुपा हुआ था, तो उस दौरान 2 जो आर्मी के जवान है उनकी भी जान चली गई है। जी इरशाद, अभी वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल? हिना, अभी जो है ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जो पहले ही वहाँ पे सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई भी जख्मी नहीं हुआ, पहले ही सिविलियन को बाहिफाजत वहाँ से निकाला गया था। तो इसी दौरान जो झड़प के दौरान जो बताया जा रहा है, जो जराये से हमारे पास खबर है कि 2 आर्मी जवान जो है वो जिनकी वहाँ पे जान चली गई है, वो जो एक मिलिटेंट था वो शायद वहाँ से भाग निकला है। फिलहाल जो है वहाँ के जो दूर दराज इलाके हैं, जो बागा थे, वहाँ पे अभी भी जो सर्च ऑपरेशन जारी है। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और इस वक्त की एक और खबर आपको दे दें, आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम में भयानक सड़क हादसा। पेडी भीमावरम में प्राइवेट ट्रैवल बस को ट्रक ने टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में 30 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम से अहम खबर, जहां एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। पेडी भीमावरम में प्राइवेट ट्रैवल बस को ट्रक ने टक्कर मारी, इसके नतीजे में 30 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं, जिसमें से 6 मुसाफिर शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, इनकी हालत नाजुक है। आपको बताएं कि ये ट्रैवल बस उड़ीसा से आ रही थी और योमिया मजदूरों को लेकर केरला जा रही थी। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक उड़ीसा से बताया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, किस तरह से यह हादसा पेश आया, बाकी जो मुसाफिर हैं उनकी क्या हालत है, इन तमाम तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक का। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो जख्मी हैं उनकी क्या हालत है, और सबसे अहम बात ये कि यह हादसा किस तरह से पेश आया, इसके बारे में तफसीलात? हाँ हिना, जो बस उड़ीसा से मजदूर को, जो रायगढ़ और बहरमपुर के जो लोग हैं, वो मजदूर को लेके केरला और तमिलनाडु के लिए जा रही थी। आज सुबह जो 6 बजे के करीब जो है ना, वो पैडी भीमवरम के पास श्रीकाकुलम के वहाँ पे जो रुकी हुई लारी को जाके टक्कर दी, जिसके वजह से बस का पूरा आगे वाला पार्ट जो है ना पूरा से नस्तनाबाद हो गया, जिसके वजह से पूरे 30 लोग जो है ना घायल हुए, जिसमें 6 लोग को शदीद जख्म हुए, जिन्हें श्रीकाकुलम रिम्स हॉस्पिटल के बाद जो है ना अब विशाखापट्टनम को शिफ्ट किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ जो बाकी 30 जो लोग जो घायल हुए हैं, उनको जो ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे चल रहा है। तो जो ज्यादा घायल हुए हैं उन्हें आज शाम तक जो है ना विशाखापट्टनम लेके हॉस्पिटल में ज्वाइन किया जाएगा। वही दूसरी तरफ जो लोग घायल है और जो लोग इंजर्ड नहीं है, उन्हें फिलहाल जो है ना श्रीकाकुलम के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ना वहाँ पे उनको मकाम में रखा गया है। शाम के बाद जो है ना उनकी सिचुएशन के देख के अगर वो जाना चाहे तो जो केरला और तमिलनाडु को भेजेंगे, नहीं तो जो है ना रिटर्न जो है ना उनके आवाई मुकाम को भेज दिया जाएगा। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। दिल्ली से अहम खबर, दिल्ली में 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह किया गया है। आपको बताएं कि दिल्ली के 240 सरकारी स्कूलों में बनाए गए
क्लासरूम्स का इफ्तिताह वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया। इस हवाले से एक ख़ास जलसे का इनेकाद किया गया जिसमें डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर यानी वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया भी शरीक रहे। दिल्ली के वज़ीर दाखिला सत्येंद्र जैन भी इस तकरीब में शामिल हुए। केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि मुल्क के तमाम बदनवान लोग उनके खिलाफ जमा हो गए हैं। आज हम जदीद तरीन क्लासरूम्स यानी स्मार्ट क्लासरूम शुरू करके उनको मुनासिब जवाब दे रहे हैं। अब मुल्क आगे बढ़ेगा, बाबा साहब और भगत सिंह का ख्वाब पूरा होगा। आपको बताएं कि केजरीवाल पंजाब में अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म करने के बाद कल दिल्ली वापस लौट आए। अपने सब क्लासरूम्स को आधुनिक डिजिटल क्लासरूम्स में बदल देंगे ताकि बच्चे अब क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में पढ़ सकें और उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। उसके इंटरनेट कनेक्शन के साथ उनके हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड मिल सके उनको। तो धीरे 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 हम अपने हर क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस पूरे काम में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी, पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग चीफ, नीचे के अधिकारी, सब लोगों ने बहुत मेहनत से इसमें काम की है। पिछले दौरान कोविड के संकट के बीच में भी सुबह 7 बजे निकल के सत्येंद्र जैन जी, हम और सभी हमारे सीनियर अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जब ये बिल्डिंग्स बन रही थी, सुबह 7 बजे हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके ऐसे देखते थे जैसे अपना घर बनाया जा रहा है। दिल्ली में वाकई शिक्षा क्रांति हो रही है। इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार क्लासरूम बन रहे हैं, इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के कई प्राइवेट स्कूलों में इतना शानदार व्यवस्था नहीं है जितनी आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। इतने अच्छे नतीजे आने लगे हैं, शानदार नतीजे आने लगे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज्यादा बेहतर आने लगेंगे। आज मुझे बेहद खुशी है कि आज से लगभग 3 साल पहले जो हम लोगों ने 11,000 क्लासरूम बनाने का कार्यक्रम बनाने शुरू किए थे, आज वही 12,430 क्लासरूम मात्र 3 साल में बन के तैयार हो गए हैं। दुर्भाग्यवश आज 75 साल हो गए आजादी के। 75 साल के बाद भी बाबा साहब का यह सपना पूरा नहीं हुआ। आज गरीबों के बच्चों को, बाकी देश के हिस्सों में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है जैसे पहले दिल्ली में होता था। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना कम से कम आजादी के 75 साल बाद कम से कम दिल्ली में पूरा होना चालू हो गया। कुवैती खवातीन ने कर्नाटक में हिजाब हामी लड़कियों और खवातीन के साथ इजहार यकजहती किया है। कुवैत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरे के लिए ये तमाम खवातीन जमा थी। यहाँ ये 120 खवातीन, इन्होंने हिजाब पहनने की आज़ादी देने का मुतालबा किया। कर्नाटक में हिजाब को लेकर हंगामे के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे। बताया गया कि ये खवातीन इस्लाम हामी तंजीम की खवातीन शख्स से वाबस्ता हैं। أنا اليوم موجودة هني في الاحتجاج اللي هو ضد استخدام العنف مع النساء المسلمات في الهند، ضد التمييز العنصري بسبب الحجاب هناك اللي قاعد يصير أمر أبدا مو طبيعي. هم ما لهم أي حق إنهم يمارسون أي شعائر دينية، أي رموز دينية، رغم إن إحنا ما نتكلم عن فئة قليلة، إحنا قاعد نتكلم عن أعداد بالملايين. الجالية الهندية موجودة اللي في الخليج، ما قط يوم من الأيام سمعنا إنه إحنا استهدفت بسبب مثلا سيكي لابس عمامة، عدل ولا لا؟ الجالية الهندية في الخليج بالملايين وعقودها بالملايين. لازم يفهمون الحكومة الهندية ان احنا بالفعل ناس نحترم الاخرين، فالمفروض يحترمون اخواننا المسلمين في الهند. فالطفلة الهندية المسلمة هي اختي، انا ما عندي مناطقية، انا مسلمة في كل مكان، هي اختي. لذلك كل طفلة مسلمة محجبة في الهند، في الصين، في السند، من
من حقها أنها تلبس حجابها، وهذا من الحق خصوصا في دولة عرقية مختلفة الأعراق والأديان. يجب احترامها كمواطنة هندية، يجب احترامها والدفاع عن حقها في لبس هذا الحجاب. قدام السفارة الهندية احتجاجا للاضطهاد اللي تلقوه مسلمات الهند. احنا نؤمن ان لهم الحق في التعليم ولهم الحق انهم يمارسون دينهم بحرية. هذه الوقفة المنظمة هي مجرد إيصال رسالة ان احنا رافضين لهذا الظلم وإن كان في بلد آخر، لكن الإنسان هو الإنسان أينما وجد، والظلم الواقع على أي إنسان في هذه الأرض وقع علينا جميعا. هذه وقفة أو اعتصام بسيط ان احنا نرسل لهم رسالة ونقول لهم وإن كنتم مستضعفين لكنكم أقوياء واحنا. और कुवैती पार्लियामान ने हिंदुस्तान में हिजाब पर हो रहे हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। कुवैती अरकान पार्लियामान ने अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि बैनुल अक़वामी इदारा हिंदुत्ववादी हुकूमत के गैर इंसानी इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई करे। कुवैत में RSS के स्लीपर सेल्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग भी की गई है। कुवैती अरकान पार्लियामान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फासिस्ट करार दिया है। वहीं कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा बरकरार है। आज भी चंद कॉलेजों में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। बेलगाम की विजय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में तालिबात ने एहतजाज किया। मटकेरी की जूनियर कॉलेज के गेट पर भी तालिबात ने हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। चित्रदुर्ग की SRS कॉलेज ने हिजाब पर जारी तनाज़े को देखते हुए आज भी छुट्टी कर दी। ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನು ಧರಿಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That's the main issue. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೊರತಾಗಿ And they are being tortured. And yesterday we came to know that 15 girls were against them. FIR has been filed. These are the children, young minds. They are the future of our country. Why are they spoiling here? This is our concern. Sir, your advice to the students, sir. These are the students who are being misguided and misled by few organizations, few radicalized organizations, which is trying to provocate them. Your advice to the My advice, priority not to the students, I advise the government to take back the government order. Unless when the court, the order is, when the case is going on the court, why the government has issued this in a hurried manner? Why they issued this government order? The government should take back that order and peace and tranquility will come back. This is our submission. एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खबर महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मरकजी वजीर नारायण राणे ने रियासती हुकूमत पर लगातार हमले किए हैं। नारायण राणे के ट्वीट ने खलबली पैदा कर दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सुशांत सिंह और दिशा साल्यान का कत्ल हुआ। मातोश्री के 4 लोगों के लिए ईडी का नोटिस तैयार। याद रहे कि मातोश्री सीएम उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह और दफ्तर है। खौफ और दहशत पैदा करते हुए राणे ने लिखा कि सुशांत और साल्यान ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उनका कत्ल किया गया था, उसकी दोबारा जांच होगी। और ट्वीट के बाद
आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तमाम बातों को मीडिया के सामने भी पेश किया। मैं देखिए, मेरी प्रेस है, वो हमें एडवाइजर है दोनों। वो एक्टर को पीछे भी रहते हैं ना करने के लिए, वैसे दोनों है। तो दिशा सालियान मैं कहा ना, देखते हम समझते हैं, नहीं हमें विश्वास है दिशा सालियान की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहाँ थे, किसके प्रोडक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सालियान का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। उसमें बलात्कार हुआ है, कितने लोग ने किया है, हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। कल समझो सत्ता बदली हो गई तो डॉक्टर लोग सब बोलेंगे। अभी वाजे नहीं क्या बोल रहे हैं, अनिल देशमुख बेचारा अंदर है, इन लोग का बदली उन्होंने किया और उसको काम पे लगाया। किसमें? किसका? सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं। अरे मैं हादसा बोला मराठी में कहा, जब दिशा सालियान और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया, जिन्होंने मर्डर किया है वही सेम नाइट रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए। उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी तापा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब ही उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाले, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनके। और सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, एक ट्वीट और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासत में हलचल, क्या कुछ इत्तला? देखिए, जिस तरह से नारायण राणे लगातार अपनी बातें रख रहे हैं और जो आक्रामक भूमिका रख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि दोनों के बीच में जो रिश्ते थे, जो पुरानी खटास थे, अब सीधे सामने आने लगी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो चुकी। जिस तरह से उन्होंने सवालिया निशान उठाया दिशा सालियान को लेके और सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आत्महत्या नहीं हत्या हुई, जो कि अब भी सुशांत वाले मामले में सीबीआई जांच शुरू है, अब तक किसी तरह का कोई नतीजा नहीं आया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया खास करके दिशा सालियान पोस्टमार्टम को लेकर, उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक बाहर नहीं आई है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है, लेकिन वो अभी बताया नहीं गया। सीबीआई जांच जरूर कर रही है, लेकिन ये मर्डर केस है और मर्डर केस इतनी जल्दी बंद नहीं होता है। और नारायण राणे ने जिस तरह से अपनी भूमिका बताते हुए कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कई अवैध निर्माण है, इसके बावजूद भी नारायण राणे के घर को टारगेट किया जाता है। मातोश्री पार्ट 2 यानी कि मातोश्री पे बहुत सारे अवैध निर्माण हुए हैं, जिसकी शिकायत भी हुई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ये उस दौरान हुआ जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। तो एक बड़ा हमला साफ तौर पर दिखाया गया है। और जिस तरह से विनायक राउत जो सांसद हैं शिवसेना के, उन पर भी सवालिया निशान उठाए गए थे कि जब दिशा सालियान की आत्महत्या या हत्या दोनों मामले तब खुलासा नहीं हो पाया। सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से कितना कनेक्शन है, इस बारे में कुछ ही देर में विनायक राउत भी अपनी जो भूमिका है सेना भवन में और 2 बजे के करीब रखने वाले और इस बात का जवाब देने वाले। लेकिन एक बात तय हो गई है कि आने वाले दिनों में ये जो मामला है और भी ज्यादा गरमाने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी तमाम तफसीलात के लिए। एक और बेहद अहम खबर, अच्छी खबर, ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए हिंदुस्तान ने पहल शुरू कर दी है। आइंदा साल इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट की मेज़बानी के लिए लगने वाली बोली हिंदुस्तान ने जीत ली है। आईओसी की मेंबर नीता अंबानी ने इस पेशरफ्त को एक एजाज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरे 4 दशकों बाद हिंदुस्तान को इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट की मेज़बानी करने का मौका मिला है। आईओसी पैनल ने मुल्क में खेलों को फरोग देने के सिलसिले में अपनी मुफीद तजावीज़ पेश की हैं। You brought the technicians, you taught them how to do it, and now you have. Just like the one we share with you, my dear friends and respected members of the IOC. We take immense pride in the resilient spirit of India that has risen to produce and export millions of vaccines to several countries across the world and administering over 1.5 billion vaccines throughout the country. Throughout the pandemic,
sport has been a source of hope, joy, entertainment, and motivation to the people around the world. As we enter the post-pandemic world with optimism, sport will continue to inspire us and lead us with its invaluable life lessons. With one foot rooted in our cultural traditions and the other leaping up to embrace modernity, India's next generation is brimming with 1 billion hopes and dreams, driven by the potential and the power of creative energy. I truly believe India is on the verge of creating something very special with the Olympic movement. Together with you, we want to open the doors of opportunity to millions of young Indians. It is time to write the future of sport and ignite our potential with the spirit of Olympism. India is a melting pot of multiple cultures and incredible experiences. A country that has inspired millions of travelers over centuries to come back time and again. India is a journey you can't complete in one lifetime. With great joy, I invite you to begin your journey to incredible India. वो पढ़ना चाहता था लेकिन वक्त ने उसे कम उम्री में ही काम पर जाने को मजबूर कर दिया, मगर किस्मत कुछ और ही चाहती थी। और आज मुकेश पखारे एक ट्रेनर और मौल्लिम का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी एक खास मिशन के लिए। वो सैनिटेशन वर्कर को तरबियत देते हैं और उन्हें बावकार जिंदगी गुजारने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं मुकेश पखारे की कहानी मिशन पानी की एक रिपोर्ट में। मेरा नाम मुकेश मोतीलाल पाकरे है। मैं मुंबई में अन्ना भाऊ साठे नगर मानकुर बस्ती में रहता हूँ। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की परिस्थिति बिकट होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। डेली वेजेस के मैं भी काम करता था, झाड़ू खाते में जाता था, कहीं सफाई करता था। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुंबई में नया नया आया था। मुझे ये टीम में काम करने का मौका मिला। 20 साल मैंने खुद इस संगठन में काम किया। 2019 में जगताप साहब ने मुझे फिर बुलाया कि मुकेश कि ऐसा एक संस्था है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज WTC, स्लम में जाके जितने भी सफाई कामगार हैं जो डेली वेजेस वाले, जिनका सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं, रोज काम करते हैं, किधर भी साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मोबिलाइज करता था। और मोबिलाइज करके फिर पूरी उनका ट्रेनिंग लेना है 5 दिन का, जैसा मैंने लिया है। और सच में लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने वर्ल्ड टॉयलेट का ट्रेनिंग लिया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग लिया। उसमें ऐसे कितने लोग थे जो बोले सर मुझे 6,000 रुपये महीना मिलता है और सर मुझे 200 रुपया रोज़ मिलता है, वो भी रोज़ काम नहीं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमको सूची मिली थी उनको फिर हमने जॉब भी दिया, अच्छा उनको प्लेस भी किया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ कन्वर्ट हो गई, वो अच्छे अपने जीवन जीने लगे। हमको ट्रेनिंग मिली, हमें अच्छा शिक्षा मिली सफाई कामगारों के बारे में, तो उन लोगों ने दूसरे सफाई कामगारों को लाया। तो ऐसा मुंबई शहर में हमारे कार्यक्रम हमारा चालू है। लगभग 3,500 हजार लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। सिलीगुड़ी में सालाना फ्लावर शो में सैकड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। इस खूबसूरत फ्लावर शो को देखने के लिए आ रहे हैं। कंचनजंगा स्टेडियम में इस फ्लावर शो का खास एहतमाम किया गया है। लोगों को माहौलियात के तय बेदार करने की गर्ज से इस शो का इनेकाद किया गया। फूलों की काश्त से रोजगार के मौके पैदा करना इस शो का अहम मकसद भी है। सिलीगुड़ी हार्टिकल्चर सोसाइटी इस शो में शामिल है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।